अध्याय 436 विशेष पुरस्कार। विपिन ने फीकी मुस्कान के साथ एक विशेष इनाम पूछा। उसने इसके बारे में सुना था। प्रसिद्ध शीर्ष विशेषज्ञों का एक समूह था, जैसे कि बोन किंग, अभय, हेवन स्टोन कैसल, लॉर्ड लक्षित इत्यादि। हालांकि वे केवल स्टेज 3 के चरम पर थे, वे स्वर्ग विरोधी स्तर पर विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ने में सक्षम थे, इसलिए उन्हें अधिपति माना जा सकता था। धधकते युद्ध क्षेत्र में ये अधिपति दोनों खेमों के लिए महत्वपूर्ण थे। ऐसा कहा गया था कि प्रत्येक शिविर में शत्रुतापूर्ण शिविर के शीर्ष विशेषज्ञों की एक सूची थी। केवल कुछ शक्तिशाली विशेषज्ञ ही सूची में प्रवेश करने के योग्य थे, और यदि किसी ने उस सूची के किसी विशेषज्ञ को मार डाला तो उसे विभिन्न अतिरिक्त पुरस्कार प्राप्त होंगे। अब जब विपिन ने मार्क्विस कैंग्यू कैंप के एक स्वर्ग विरोधी स्तर के विशेषज्ञ को मार डाला था, तो उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा। गठन पूरा हो गया है, लेडी रेड यहीं रुके, बाकी सभी लोग मेरे साथ शिविर में वापस जाएंगे, बोन किंग ने कहा। फिर वे तुरंत शिविर स्थल की ओर दौड़े। जैसे ही विपिन शिविर में उपस्थित हुआ, शिविर में हंगामा मच गया। अनगिनत विशेषज्ञ विपिन की ओर देखने लगे। वह तलवारबाज है। यह वह है जिसने स्वर्ग विरोधी स्तर के विशेषज्ञ ऋतिक को मार डाला। अद्भुत। मुझे आश्चर्य है कि मैं मिस्टर स्वॉर्ट्समैन जितना मजबूत कब बनूंगा। उनके आसपास के कई विशेषज्ञ बोन किंग, यशवंत और बीस्ट को नजरअंदाज करते हुए विपिन के बारे में बात कर रहे थे। इस समय मिस्टर स्वॉर्ट्समैन, स्पिरिट लॉर्ड ने आपसे अब मिलने के लिए कहा है जब आप लौट आए हैं। आत्मा भगवान। विपिन थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। वह आत्मा भगवान को नहीं जानता था। चूंकि वह एक भगवान था, इसलिए उसे क्लाउड क्षेत्र में एक सुपर विशेषज्ञ होना चाहिए। तलवारबाज शिविर व्यवसाय के प्रभारी 4 स्वामी हैं। आत्मा प्रभु उनमें से सबसे शक्तिशाली है। हड्डी राजा ने विपिन से फुसफुसाया। अब वह आपसे मिलना चाहता है। इसे विशेष इनाम से संबंधित होना चाहिए। विपिन ने भौहें सिकोड़कर हल्का सा सिर हिलाया। बोन किंग, यशवंत और बीस्ट, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। आत्मा भगवान ने कहा कि आप अब अपने कार्यों को प्रस्तुत कर सकते हैं। बैंगनी वस्त्र पहने व्यक्ति ने कहा। जब विपिन बैंगनी वस्त्र पहने व्यक्ति के पीछे तंबू में चला गया, तो बोन किंग, यशवंत और बीस्ट ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। यह एक विशाल तंबू था, जिसमें केवल एक लंबी संकीर्ण मेज थी। मेज के सामने ठूंठ के साथ एक आलीशान आदमी बैठा था। वह आत्मा भगवान था। जैसे ही विपिन ने आत्मा के अंदर कदम रखा, भगवान ने तुरंत अपनी आंखें खोली और विपिन की ओर देखा। युवक को तुरंत ऐसा महसूस हुआ मानो उसे कोई सांप निशाना बना रहा हो, जिससे उसका खून ठंडा हो गया। आत्मा भगवान विपिन अपना सम्मान दिखाने के लिए थोड़ा झुके। स्वॉर्ट्समैन, स्पिरिट लॉर्ड ने मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया, जो विभिन्न भावनाओं से भरा हुआ लग रहा था, जिसने युवक के डर को दूर कर दिया। मैंने आपके रिकॉर्ड की जांच की। आप आयरन सेबर टेरिटरी से हैं और हाल ही में दिव्य भूमि पर आए हैं। ठीक है, विपिन ने थोड़ा सिर हिलाते हुए कहा। जब आयरन सेबर टेरिटरी में आप उतने शक्तिशाली नहीं थे और आपके पास सिर्फ एक अच्छी रियल्म तकनीक थी, फिर फ्लेमिंग बैटलफील्ड में पहुंचने के बाद आपने युद्ध की ताकत का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जो स्टेज 3 पर था। आपकी ताकत में तब तक सुधार नहीं हुआ जब तक कि आप विशेष रूप से आंतरिक क्षेत्र की यात्रा नहीं करते। जियुशे गुफा हवेली की इस यात्रा में आपकी ताकत स्वर्ग विरोधी स्तर तक बढ़ गई। केवल आधे साल में आपने इतने कम समय में बहुत प्रगति की है। मुझे भी आश्चर्य हुआ। आत्मा भगवान ने विपिन की ओर देखा और फिर पूछा, वैसे आप कहाँ से हैं? नैनीताल महाद्वीप, विपिन ने ईमानदारी से उत्तर दिया, लेकिन वह सोच रहा था कि स्पिरिट लॉर्ड ने उसके बारे में क्यों पूछताछ की। स्पिरिट लॉर्ड ने सिर हिलाते हुए कहा, इससे पहले मैंने इसके बारे में नहीं सुना था। दिव्य भूमि दुनिया के केंद्र में थी और उसके पास अनगिनत भूमि थी, इसलिए ये सामान्य था कि स्पिरिट लॉर्ड ने नैनीताल महाद्वीप के बारे में नहीं सुना था। आराम से लो।
स्पिरिट लॉर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूँ कि चूंकि हमारा कैंप आपकी क्षमता के बारे में जानता है, इसलिए दुश्मन कैंप भी आप पर अधिक ध्यान देगा, और चूंकि आपने ऋतिक को मार डाला है, इसलिए वे आपको मारने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि मैंने गलत अनुमान नहीं लगाया तो आप शीर्ष 3 में या उनके शिविर में इनाम सूची में पहले स्थान पर होंगे। इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए, उन्हें आपको मारने का मौका न दें। दोनों पक्षों के राजाओं ने एक मौन समझौता किया है कि वे आम लड़ाई में शामिल नहीं होंगे, हालांकि यदि आप उनके लिए एक बड़ा खतरा पैदा करते हैं तो मुझे डर है कि वे समझौते को तोड़ देंगे। ये सुनकर बिपिन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और जोर से सिर हिलाया। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। ठीक है, अपना ख्याल रखें। स्पिरिट लॉर्ड मुस्कुराए और बोले, मार्क्विस कैंग्यू कैंप में विशेष पुरस्कारों के साथ एक इनाम सूची है। हमारे पास भी एक है। उस सूची के विशेषज्ञों को मारने का मतलब है कि आपको एक विशेष पुरस्कार मिलेगा। आपने ऋतिक को मार डाला, जो स्वर्ग विरोधी स्तर का विशेषज्ञ था और सूची में दूसरे स्थान पर था, इसलिए आप एक विशेष पुरस्कार पाने के योग्य हैं। अंततः बिपिन ने आशा के संकेत के साथ सोचा। वह सोच रहा था कि ऋतिक को मारने के बाद उसे कौन सा विशेष इनाम मिलेगा। उसे उम्मीद थी कि यह एक बड़ा इनाम होगा। जहां तक आपके विशेष इनाम की बात है तो आपके पास 2 विकल्प हैं। स्पिरिट लॉर्ड ने 2 उंगलियां बाहर निकाली। सबसे पहले आप स्वतंत्र रूप से हमारे खजाने की तिजोरी से एक खजाना चुन सकते हैं। ये सुनकर बिपिन की आंखें चमक उठी। मैं खजाने की तिजोरी में जो चाहूं चुन सकता हूं। खजाने की तिजोरी हजारों खजानों से भरी हुई थी, विभिन्न गुप्त कौशल, अमृत और जादुई हथियार, यहाँ तक कि प्रथम श्रेणी के मैनुअल, प्रथम श्रेणी के अमृत और प्रथम श्रेणी के जादुई हथियार भी वहां पाए जा सकते थे। यहाँ तक कि राजा भी वहां के कुछ खजानों को हासिल करने के लिए उत्सुक थे। ये इनाम काफी अद्भुत था। क्या गलत है? इनाम आपको डराता है? आत्मा भगवान ने बिपिन की ओर देखा। जैसे ही उसने देखा कि युवक की आंखें आश्चर्य और खुशी से चमक उठी, आत्मा भगवान मुस्कुराए बिना नहीं रहे सका। आप शायद नहीं जानते कि ऋतिक मार्क्विस कैंग्यू कैंप के लिए कितना महत्वपूर्ण था। दूसरे शब्दों में, आप नहीं जानते थे कि स्वर्ग विरोधी स्तर का विशेषज्ञ पूरे फ्लेमिंग बैटलफील्ड के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अध्याय 437 बेमो गुफा हवेली। ज्वलंत युद्ध क्षेत्र में हमारे बीच एक मौन सहमति है कि स्वामी लड़ाई में शामिल नहीं होंगे। इसलिए जब दोनों पक्ष गुफा हवेली या अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं पर नियंत्रण के लिए लड़ते हैं तो चरण 3 के विशेषज्ञ और स्वर्ग विरोधी स्तर के विशेषज्ञ बहुत मायने रखते हैं। पहले प्रत्येक शिविर में 3 स्वर्ग विरोधी स्तर के विशेषज्ञ होते थे, इसलिए दोनों पक्षों के पास समान युद्ध शक्ति होती थी। जब गुफा हवेली या महत्वपूर्ण वस्तुओं पर नियंत्रण के लिए लड़ते थे तो दोनों शिविर उच्चतम स्तर की लड़ाई को संतुलित करने के लिए अपने स्वर्ग विरोधी स्तर के विशेषज्ञों को भेजते थे, इसलिए वे आमतौर पर समाप्त होते थे गतिरोध। हालांकि अब जब आपने ऋतिक को मार डाला है तो उनके शिविर ने स्वर्ग विरोधी स्तर के विशेषज्ञ को खो दिया है। आपने संतुलन बिगाड़ दिया है। निकट भविष्य में यदि हमें किसी गुफा हवेली या कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं पर नियंत्रण के लिए लड़ने की आवश्यकता होगी तो हम लाभ में रहेंगे, क्योंकि आपके सहित हमारे पास 4 स्वर्ग विरोधी स्तर के विशेषज्ञ हैं। उनका शिविर हमें हरा नहीं पाएगा, इसलिए हम और अधिक हासिल करेंगे लाभ। आत्मा भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा। समझ गया। बिपिन तुरंत समझ गया। यदि स्वामी स्वर्ग विरोधी स्तर के विशेषज्ञ को नहीं दिखाते तो हितों के टकराव में निर्णायक कारक होते। हालांकि ऋतिक क्लाउड दायरे तक नहीं पहुंचा था, फिर भी वह एक स्वामी से अधिक महत्वपूर्ण था। आखिरकार दोनों पक्षों के पास बहुत सारे स्वामी हैं, इसलिए उनके लिए एक को खोना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि प्रत्येक शिविर में केवल 3 स्वर्ग विरोधी स्तर के विशेषज्ञ थे। यदि ऐसा है, विशेषज्ञ के निधन से उसके
खेमे को भारी नुकसान होगा। आपने एक स्वर्ग विरोधी स्तर के विशेषज्ञ को मार डाला, इसलिए आपको एक भगवान की हत्या के मुकाबले अधिक पुरस्कार प्राप्त होंगे, आत्मा भगवान ने कहा। ये सुनकर बिपिन को समझ नहीं आया कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। चूंकि स्वर्ग विरोधी स्तर के विशेषज्ञ इतने महत्वपूर्ण थे, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं था कि उन्हें इतना बड़ा इनाम मिलेगा। आत्मा भगवान, आपने अभी कहा कि मेरे पास 2 विकल्प हैं। बिपिन ने दूसरा विकल्प क्या पूछा? हमारा शिविर 99 गुफा हवेली को नियंत्रित करता है, निश्चित रूप से जियूशे गुफा हवेली की गिनती करते हुए। हमारे पास अब 100 गुफा हवेली हैं। दूसरा विकल्प आपको उन गुफा हवेली में से एक में प्रवेश करने की अनुमति देना है, स्पिरिट लॉर्ड ने उत्तर दिया। बिपिन हैरान रह गया। आपका मतलब है कि मैं अन्वेषण के लिए एक गुफा हवेली चुन सकता हूँ? एक बार बिपिन ने अपनी आंखों में उत्साह के साथ अपने हाथ भींच लिए, फिर उसने स्पिरिट लॉर्ड से पूछा कि क्या 3 मार्किस गुफा हवेली 100 गुफा हवेली में शामिल हैं? हाँ, आत्मा भगवान ने सिर हिलाया। ठीक है, तो मैं दूसरा विकल्प अपनाऊंगा और मैं मार्क्विस बेमो गुफा हवेली का पता लगाना चाहता हूँ, बिपिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। जब से वह ट्रेजर वॉल्ट में गया और गुफा हवेली के बारे में जानकारी पड़ी, वह बेमो गुफा हवेली में प्रवेश करने का मौका पाने के लिए उत्सुक था। मार्क्विस बेमो ने विश्व उत्पत्ति को अद्भुत स्तर तक समझ लिया था। उन्होंने अपनी हवेली में 3 अवसर छोड़े और वह बिपिन के लिए बहुत आकर्षक था। आपने सचमुच अच्छा चुनाव किया। स्पिरिट लॉर्ड ने बिपिन की ओर देखा और कहा कि उन गुफा हवेली में से मार्क्विस बेमो द्वारा छोड़ी गई गुफा हवेली सबसे कीमती है। उस हवेली में प्रवेश करने के लिए आमतौर पर 1 लाख युद्ध उपलब्धियों का खर्च आता है। अन्य 2 मार्क्विस गुफा हवेली के लिए आपको प्रत्येक हवेली के लिए केवल 50,000 या 65,000 का भुगतान करना होगा। बिपिन ने अपनी नाक को छुआ। उसे अब भी याद है कि कैसे बेमो गुफा हवेली में प्रवेश की लागत ने उसे उस समय चौंका दिया था। ये भाग्यशाली था कि उसे यह विशेष इनाम मिला, अन्यथा उसे आवश्यकता पूरी करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता था। बेमो गुफा हवेली बाहरी क्षेत्र में है। आपको इसका स्थान पता होना चाहिए ताकि आप जब चाहें वहां जा सकें, स्पिरिट लॉर्ड ने जोड़ा। बस इतना ही। बिपिन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि मुझे किसी टोकन या पहचान पत्र की आवश्यकता नहीं है। नहीं, मैं उन विशेषज्ञों को एक संदेश भेजूंगा जो हवेली की रखवाली कर रहे हैं। जब आप वहां पहुंचेंगे तो वे आपकी पहचान कर लेंगे, स्पिरिट लॉर्ड ने उत्तर दिया। समझा, बिपिन ने सिर हिलाया। फिर आप जा सकते हैं, स्पिरिट लॉर्ड ने अपना हाथ लहराते हुए कहा। बिपिन तुरंत तंबू से बाहर चला गया। अपना कार्य सौंपने और अपनी युद्ध उपलब्धियां प्राप्त करने के बाद बिपिन तुरंत बेमो गुफा हवेली के लिए रवाना हो गए। वह अब और इंतजार नहीं कर सकता था। बेमो गुफा हवेली बाहरी क्षेत्र में थी। कुछ दिनों बाद बिपिन बेमो गुफा हवेली के सामने आए। इसे देखते ही उन्हें तुरंत हवेली के चारों ओर शक्तिशाली संरचना का आभास हुआ। फॉर्मेशन ने कोई शक्ति जारी नहीं की, लेकिन यह अभी भी उसे थोड़ा डरा सकती है। बेमो गुफा हवेली पर भारी सुरक्षा थी। इसमें जियूशे गुफा हवेली से भी अधिक विशेषज्ञ थे। बिपिन धीरे धीरे प्रवेश द्वार के पास पहुंचा, लेकिन उसने पाया कि फॉर्मेशन ने उसका रास्ता रोक रखा है। ये कौन है? एक सियान पोशाक वाला आदमी जो कई विशेषज्ञों के साथ प्रवेश द्वार पर खड़ा था चिल्लाया। तलवारबाज, बिपिन ने उत्तर दिया। तलवारबाज सियान पोशाक वाला आदमी और उसके बगल के विशेषज्ञ चौंक गए। बिपिन द्वारा ऋतिक को मारने की खबर पिछले कई दिनों से पूरे फ्लेमिंग बैटलफील्ड में फैल गई थी, इसलिए बेमो के मैंशन की सुरक्षा करने वाले विशेषज्ञों को भी इसके बारे में पता चल गया था। सर, आप तलवारबाज हैं, सियान पोशाक वाले व्यक्ति ने तुरंत अपना रवैया बदल दिया और सम्मानपूर्वक कहा। मुझे एक आदेश मिला है और जानता हूं कि आपके पास बेमो गुफा हवेली का पता लगाने का अवसर है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी आएंगे।
सियान पोशाक वाला आदमी स्टेज 3 का विशेषज्ञ था, लेकिन फिर भी वह बिपिन को सर कहता था। क्या मैं अब अंदर जा सकता हूँ? बिपिन ने पूछा। क्षमा करें सर, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, लेकिन हमारे पास नियम है। प्रवेश करने से पहले मुझे आपकी पहचान करनी होगी, सियान पोशाक वाले व्यक्ति ने कहा। तुम मुझे कैसे पहचानोगे? बिपिन ने शांति से उत्तर दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपने एक डबल फर्स्ट ग्रेड तलवार आत्मा को जगाया है और एक दायरे की तकनीक ब्लड रिवर प्रदर्शित कर सकते हैं। सर, जब तक आप उन तकनीकों में से एक का प्रदर्शन करते हैं, मैं आपको सियान पोशाक वाले व्यक्ति में प्रवेश करने दे सकता हूं, उत्तर दिया। अध्याय 438 लॉर्ड लेवल कठपुतली सेनानी। बिपिन ने अपनी भौहें ऊपर उठाई, तभी 2 विशाल स्वॉर्ड सोल फैंटम उसके पीछे उठे। प्रत्येक तलवार आत्मा फैंटम लगभग 100 फीट लंबा था और उसमें एक शक्तिशाली तलवार सार शामिल था। प्रवेश द्वार के विशेषज्ञ इस पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। बिपिन ने सियान पोशाक वाले आदमी की ओर देखते हुए पूछा, इसके बारे में क्या ख्याल है? सर, कृपया एक क्षण रुके। सियान पोशाक वाला व्यक्ति तुरंत फॉर्मेशन खोलने गया। थोड़ी देर बाद बिपिन ने संरचना में एक छेद देखा तो वह उसमें से चला गया। सियान कपड़े पहने आदमी आगे बढ़ा और बोला, सर, मैं एक रक्षक हूँ और कई वर्षों से इस क्षेत्र की रक्षा कर रहा हूँ। यदि आपको कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। बिपिन ने सियान पोशाक वाले आदमी की ओर देखा और थोड़ा सिर हिलाया। सर, कृपया मेरे साथ आइए। सियान कपड़े पहने आदमी तुरंत बिपिन को हवेली में ले गया। एक मार्क्वेस गुफा हवेली के रूप में बेमो गुफा हवेली ने प्रवेश द्वार से जुड़े एक लंबे चैनल के साथ भूमि के एक विशाल हिस्से को कवर किया था। बिपिन चैनल में कुछ गार्डों का निरीक्षण करते हुए चल रहे थे। अधिकांश गार्ड स्टेज 2 पर थे। उन्होंने कुछ विशेषज्ञों को भी देखा जो स्टेज 3 पर थे। जाहिर तौर पर यहाँ की सुरक्षा जियुशे गुफा हवेली की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी। बिपिन को फीकी लेकिन भयानक आभा की 2 धाराएं महसूस हुई। जाहिर है इस हवेली की रखवाली 2 सरदार करते थे। यह एक मार्क्वेस गुफा हवेली होने के योग्य है। 2 स्वामी वास्तव में इसकी रक्षा करते हैं। बिपिन ने निजी तौर पर आह भरी। सर, हम इस हवेली की भीतरी परत पर पहुंच रहे हैं। इस हवेली में 3 अफसर हैं, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, एक रक्षक ने कहा। ठीक है। बिपिन ने सिर हिलाया। वे तुरंत बेमो गुफा हवेली की आंतरिक परत पर पहुंचे और एक विशाल गुप्त कक्ष में प्रवेश किया। ये कक्ष एक छोटे मार्शल आर्ट अभ्यास क्षेत्र जितना बड़ा था और केवल जमीन पर एक मूर्ति खड़ी थी। यह एक इंसान की तरह था, सिवाय इस तथ्य के कि इसकी कोई आभा नहीं थी। एक कठपुतली लड़ाकू। बिपिन ने जैसे ही उसे देखा, उसे तुरंत पता चल गया कि यह एक शक्तिशाली कठपुतली लड़ाकू है। कठपुतली सेनानी के पीछे एक लंबी संकीर्ण मेज थी जिसके बीच में एक अंतरस्थानिक अंगूठी लटकी हुई थी। अंगूठी जो भूरे रंग की ऊर्जा की परत से ढकी हुई थी, उसने आसानी से उसका ध्यान आकर्षित किया। सर, यह अंतरस्थानिक अंगूठी बेमो गुफा हवेली में पहला अवसर है, एक रक्षक ने बिपिन से फुसफुसाकर कहा। मार्क्वेस बेमो द्वारा छोड़ी गई अंगूठी अनगिनत अनमोल खजानों से भरी है, जिनमें से अधिकांश को भगवान भी अपने पास रखना चाहेंगे। कोई नहीं जानता कि इस अंतरस्थानिक अंगूठी में कितना खजाना है। जब से हमारे शिविर ने इस स्थान पर विजय प्राप्त की है, तब से हमने इस अंगूठी को छीनने की कोशिश की है, लेकिन मार्क्वेस पियासू भी इसमें सफल नहीं हो सके। इसे अपने से बांधना तो दूर की बात है। ओह, बिपिन को आश्चर्य हुआ, लेकिन वह तुरंत समझ गया। उन्हें प्राप्त जानकारी के अनुसार मार्क्वेस बेमो बेहद शक्तिशाली थे और एक साधारण मार्किस की तुलना में बहुत मजबूत थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि ऐसे सुपर विशेषज्ञ ने अपनी इंटरस्पेशियल रिंग पर एक विशेष जादू छोड़ दिया था ताकि मार्क्वेस पियाओक्सू भी इसे तोड़ न सके।
यद्यपि आप इसे दूर नहीं ले जा सकते, आपको इससे कुछ खजाना प्राप्त करने का मौका दिया जाएगा, एक रक्षक ने जारी रखा। खजाना प्राप्त करने का एकमात्र तरीका इस कठपुतली सेनानी द्वारा दी गई परीक्षा उत्तीर्ण करना है। परीक्षण। बिपिन ने कुछ अपेक्षाओं के साथ सोचा। आमतौर पर अफसरों के साथ परीक्षण भी होते थे, बिल्कुल पुरखों की जमीन की तरह। पूर्वजों की भूमि में बड़ी संख्या में अफसर थे, लेकिन लाभ प्राप्त करने के लिए 3 परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना आवश्यक था। जहां तक परीक्षण की बात है सर, जब तक आप इस कठपुतली सेनानी से 10 सांसों तक लड़ते हैं, जिसका अर्थ है कि कठपुतली सेनानी आपको नहीं मारेगा या आपको गुप्त कक्ष से बाहर नहीं निकालेगा, आप पास हो जाएंगे, एक रक्षक ने कहा। समय के 10 श्वास तक लड़े बिपिन चकित। सर, यह कठपुतली लड़ाका प्रभु स्तर तक पहुंच गया है, एक रक्षक ने उत्तर दिया। बिपिन ने भौहें सिकोड़ लीं। ऐसे अन्य विशेषज्ञ भी रहे होंगे जो मुझसे पहले यहाँ आए होंगे और उन्होंने ठीक उसी तरह ये परीक्षण किया होगा जैसा उन्होंने पूछा था। एक रक्षक ने सही सिर हिलाया। जब से हमारे शिविर ने इस स्थान पर विजय प्राप्त की है, तब से बहुत से विशेषज्ञ यहाँ आए हैं और इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। उनमें से प्रत्येक ने इंटरस्पेशियल रिंग से एक खजाना प्राप्त किया है। हालांकि वे सभी स्वामी थे, जैसा कि मुझे उम्मीद थी। बिपिन मंद मंद मुस्कुराए। बेमो गुफा हवेली में प्रवेश करने पर एक विशेषज्ञ को 1 लाख युद्ध उपलब्धियां अर्जित करनी पड़ेंगी। एक साधारण संत क्षेत्र विशेषज्ञ 1 लाख युद्ध उपलब्धियां अर्जित नहीं कर सकता था, इसलिए उनके लिए स्वामी बनना ही संभव था। बिपिन को यहाँ आने का अवसर इसलिए मिला क्योंकि उन्हें विशेष पुरस्कार मिला था। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं 10 सांसों तक रुक सकता हूँ, बिपिन ने अपनी आंखों में उम्मीद के संकेत के साथ सोचा। सर, मैं गुप्त कक्ष के बाहर इंतजार करूंगा, सौभाग्य, एक रक्षक ने कहा। फिर वह गुप्त कक्ष से बाहर चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। कठपुतली सेनानी ने अचानक अपनी आंख खोली और युवक की ओर उदासीनता से देखा। बिपिन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई जब उन्होंने पपेट फाइटर को देखा, जो एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित कर रहा था। उन्होंने सीधे अंडरवर्ल्ड और टेनफोल्ड दायरे के लिए रोड का प्रदर्शन किया, जिससे रक्त नदी फैल गई और पूरे कक्ष को कवर कर लिया। तभी बिपिन ने रक्त नदी के किनारे की ओर इशारा किया और उस पर असहायता का विशाल पुल फैला हुआ था। लाल रंग के कवच से ढका हुआ वह अद्वितीय असुर की भांति पुल पर खड़ा था। तभी 2 ऊंचे स्वॉर्ड सोल फैंटम उसके पीछे उठे। आओ, बिपिन ने आंखों में ठंडी नजर डालते हुए कहा। उन्होंने ऊंची आभा बिखेरते हुए अपनी ट्रिपल किल तलवार पकड़ रखी थी। उसकी शक्ति चरम सीमा पर पहुंच गई थी। कठपुतली सेनानी ने युवक की ओर देखा। उसने धीरे से अपनी बाहें नीचे कर लीं और अपने हाथ भींच लिए। जैसे ही प्रकाश की एक किरण हल्की सी चमकी, भयानक शक्ति का एक उभार उसके हाथों में इकट्ठा होने लगा। कठपुतली सेनानी तुरंत चला गया। अध्याय 439 ड्रैगन किंग बो। बूम! अचानक एक गर्जना हुई और पूरा कक्ष जोर जोर से हिलने लगा। लड़ाई छिड़ गई। एक रक्षक ने आवाज को महसूस किया और समय 2 की एक सांस गिनना शुरू कर दिया। जल्द ही समय की 10 सांसें बीत गईं और गुप्त कक्ष शांत हो गया। ऐसा लगता है कि उसने इसे बनाया है, एक रक्षक ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। बिपिन सांस के लिए हौंफते हुए पीला दिख रहा था। कठपुतली सेनानी गुप्त कक्ष के केंद्र में लौट आया था और उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। बिपिन ने अकेले में कितनी जोरदार आह भरी। हालांकि समय की 10 सांसें कुछ क्षणिक थीं, फिर भी बिपिन को लगा कि उसने अभी अभी एक बड़ी लड़ाई का अनुभव किया है। प्रभु स्तर की युद्ध शक्ति की तुलना में उनकी संत क्षेत्र की ताकत कुछ भी नहीं थी। सौभाग्य से उसे केवल एक कठपुतली सेनानी से लड़ना पड़ा, जिसका आक्रामक कौशल जटिल नहीं था, जिसके कारण वह 10 सांसों तक टिके रहने में सक्षम था। यदि उसे किसी वास्तविक स्वामी से लड़ना होता तो वह निश्चित नहीं होता कि वह 10 सांसों तक युद्ध लड़
पाएगा या नहीं। बिपिन धीरे धीरे कक्ष के अंत में स्थित इंटरस्पेशियल रिंग की ओर चला गया। रिंग के सामने खड़ा होकर वह कुछ देर तक झिझका, फिर उसने अपना हाथ रिंग की ओर बढ़ाया जो धूसर ऊर्जा से घिरा हुआ था। उसे तुरंत कुछ महसूस हुआ। उसे नहीं पता था कि यह क्या था, लेकिन उसने अवचेतन रूप से इसे समझ लिया और अपना हाथ हटा लिया। उसके हाथ के पीछे धूसर ऊर्जा क्षेत्र से सुनहरी रोशनी की एक लकीर निकली। ये है। बिपिन ने आश्चर्य के संकेत के साथ अपने हाथ में मौजूद वस्तु को देखा। यह एक सोने का धनुष था जिस पर एक तेज सुनहरा तीर लगा हुआ था। एक धनुष। बिपिन थोड़ा सा घबरा गया, लेकिन उसे तुरंत लगा कि यह एक असाधारण लंबा धनुष है। ये कई रहस्यमयी दरारों से ढका हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे ये जीवित हो। बिपिन ने लंबे धनुष को पकड़ लिया और ऐसा महसूस हुआ जैसे इसका वजन हजारों किलोग्राम था। तेज सुनहरे तीर की नोक ने भी उसे डरा दिया। पहले मुझे इसे बांधने दो। बिपिन ने तुरंत अपने खून का इस्तेमाल इसे खुद से बांधने के लिए किया। उसके बाद उसे अपने दिमाग में सूचनाओं की एक लहर सी उमड़ती हुई महसूस हुई। प्रथम श्रेणी का जादुई हथियार ड्रैगन किंग बो। बिपिन सकते में था। प्रथम श्रेणी का जादुई हथियार। बिपिन एकदम हक्का बक्का रह गया। वह जानता था कि इस इंटरस्पेशियल रिंग में खजाना अद्भुत होगा, हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना भाग्यशाली होगा कि उसे प्रथम श्रेणी का जादुई हथियार मिलेगा। प्रथम श्रेणी के जादुई हथियार दिव्य भूमि में भी दुर्लभ थे। मार्क्वेस पियासू के खजाने की तिजोरी के अंदर 10 से भी कम प्रथम श्रेणी के जादुई हथियार थे। इसके अलावा वे सभी लंबी तलवार वाले कृपाण या विशाल कुल्हाड़ी थे जो सामान्य रूप से आक्रामक हथियार थे। इस धनुष के समान कोई भी प्रथम श्रेणी के जादुई हथियार वहां नहीं पाए जा सकते थे। बिपिन को ये समझने में देर नहीं लगी कि ड्रैगन किंग बो कितना शक्तिशाली था। ड्रैगन किंग बो को प्रभु स्तर पर एक राक्षसी रक्त ड्रैगन से बनाया गया था। धनुष का ढांचा और प्रत्यंचा उसकी सबसे कठोर हड्डी और उसकी कंडरा का उपयोग करके बनाई गई थी। ड्रैगन किंग एरो के नाम से जाना जाने वाला तेज सुनहरा तीर वास्तव में राक्षसी रक्त ड्रैगन का सबसे तेज सींग था। ड्रैगन किंग बो को राक्षसी रक्त ड्रैगन के 3 सबसे मूल्यवान भागों का उपयोग करके बनाया गया था। प्रथम श्रेणी का जादुई हथियार। बिपिन ने आशा के संकेत के साथ सोचा कि इसकी शक्ति क्या है। फिर उसने गुप्त कक्ष के अंदर धनुष का परीक्षण करना शुरू कर दिया। उसने अपने दाहिने हाथ से धनुष की प्रत्यंचा पकड़ ली और अपनी पूरी ताकत से उसे वापस खींच लिया। भनभनाना। जैसे ही उसने धनुष की प्रत्यंचा खींचनी शुरू की, उसकी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति धनुष की ओर तेजी से बढ़ी, लेकिन वह पूर्ण ड्रॉ का केवल 10% ही निकाल सका। उफ़! बिपिन ने एक सांस छोड़ी। फिर उसने धीरे से ड्रैगन किंग बो को नीचे रख दिया। ये प्रथम श्रेणी का जादुई हथियार होने के योग्य है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन पूर्ण ड्रॉ का केवल 10% ही संभाल सका। बिपिन ने निजी तौर पर आह भरी। वह अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सका। हालांकि धनुष खींचते समय उन्हें इसकी भयानक शक्ति का एहसास हुआ। इसके अलावा उन्होंने ड्रैगन किंग एरो का इस्तेमाल नहीं किया था। अच्छा सामान। बिपिन निजी तौर पर प्रसन्न था। तभी उसके दिमाग में एक विचार को आधा। उसने तुरंत अपना हाथ ऊपर किया और एक पारदर्शी जेड बोतल दिखाई दी। उसने उसे खोला और थोड़ी मात्रा में सफेद तरल पदार्थ बाहर निकाला। सफेद तरल वह जहर था जिसे बिपिन ने आइसी हॉट पॉइजन को परिष्कृत करने से प्राप्त किया था। आइसी हॉट पॉइजन सबसे भयावह जहर था जिसे बिपिन ने कभी देखा था। अब वह जहर ड्रैगन किंग एरो की ओर बह रहा था, जहां वह तेजी से तीर की नोक में विलीन हो गया। इसके बाद सोने के तीर की नोक बेहद सफेद हो गई, जिससे लोग भयभीत हो जाएंगे। बिपिन हंसे। यहाँ तक कि एक भगवान भी अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में असमर्थ हो सकता है अगर ये तीर उसकी त्वचा को
चुभता है तो विपिन ने अपनी आंखों में चालाकी की चमक के साथ सोचा। प्रथम श्रेणी के जादुई हथियार के रूप में ड्रैगन किंग वो ड्रैगन किंग एरो के साथ मिलकर काफी शक्तिशाली था। आइसी हॉट पॉइजन की सहायता से ये किसी भी राजा के दिल में दहशत पैदा कर सकता है। अब से मेरे पास एक और भयानक तुरुप का इक्का है। विपिन उत्साह से भर गया। एक बार जब वह शांत हो गया तो वह गुप्त कक्ष से बाहर चला गया। महोदय, एक रक्षक जो बाहर इंतजार कर रहा था वहां आया और बोला, ऐसा लगता है कि आप अपने द्वारा प्राप्त खजाने से बहुत संतुष्ट हैं। हाँ, बुरा नहीं है, विपिन ने फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया, लेकिन वास्तव में वह दिल से काफी संतुष्ट था। विपिन ने कहा, कृपया मुझे दूसरे अवसर पर उस स्थान पर ले चलो। ठीक है। एक रक्षक ने रास्ता दिखाया और वे तुरंत एक किनारे के महल में पहुंच गए। महल विशाल था और इसमें कोई सजावट नहीं थी, केवल एक थंडरबोल्ट पूल था जिसमें क्षेत्र के केंद्र में बड़ी संख्या में बैंगनी थंडरबोल्ट रखे गए थे। हालांकि विपिन पूल से इतनी दूर खड़ा था, फिर भी उसे लग रहा था कि वो वज्रपात भयानक थे। सर, ये दूसरा अवसर है जब मार्क्विस बेइमो ने यूनिवर्सल थंडरबोल्ट पूल छोड़ा है। अध्याय 440 यूनिवर्सल थंडरबोल्ट पूल। विपिन थंडरबोल्ट पूल की ओर चल दिया। जैसे जैसे वह उसकी ओर बढ़ता गया, उसे उतना ही अधिक महसूस हुआ कि वे वज्र कितने शक्तिशाली थे। हिंसक थंडरबोल्ट पूल में हजारों बैंगनी वज्र टिमटिमा रहे थे, प्रत्येक वज्र असाधारण था। विपिन ने पूछा कि मैं थंडरबोल्ट पूल का उपयोग कैसे करूं? सर, आप यह नहीं जानते होंगे, लेकिन वे पर्पल थंडरबोल्ट पर्पल हेवन थंडरबोल्ट हैं। सामान्य आक्रामक वज्रों के विपरीत वे शक्तिशाली हैं, लेकिन हिंसक नहीं हैं। विशेषज्ञ अपने शरीर को मजबूत करने के लिए उन्हें अवशोषित कर सकते हैं, एक रक्षक ने उत्तर दिया। उनके शरीर को मजबूत करें। विपिन की आंखें खुशी से चमक उठीं। एक रक्षक ने आगे कहा, सर, आपको पता होना चाहिए कि एक योद्धा के लिए एक शक्तिशाली शरीर कितना महत्वपूर्ण है। संत क्षेत्र के विशेषज्ञों के रूप में हम शायद इसकी शक्ति प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक बार जब हम भगवान के स्तर पर पहुंच जाते हैं तो हमारे शरीर बदल जाते हैं और एक हथियार की तरह बन जाते हैं। इसलिए बैंगनी स्वर्ग थंडरबोल्ट बहुत उपयोगी है। विशाल दैवीय भूमि में पर्पल हेवन थंडरबोल्ट दुर्लभ और बहुमूल्य हैं, आमतौर पर यहां तक कि भगवानों के लिए भी इसे प्राप्त करना कठिन होता है। लेकिन मार्क्विस बेइमो ने यहां हजारों पर्पल हेवन थंडरबोल्ट इकट्ठा किए और यूनिवर्सल थंडरबोल्ट पूल बनाया। हमारे शिविर द्वारा बेइमो गुफा हवेली पर विजय प्राप्त करने के बाद कई राजा यहां आए और अपने शरीर को मजबूत करने के लिए पर्पल हेवन थंडरबोल्ट का उपयोग करने की कोशिश की। हालांकि आमतौर पर वे केवल 7 या 8 वज्रों को ही अवशोषित करने में सक्षम थे, क्योंकि ये वज्र बेहद शक्तिशाली होते हैं। युवराज ने संभवतः सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया है। उन्होंने 15 पर्पल हेवन थंडरबोल्ट्स को अवशोषित किया और उनका शरीर इतना शक्तिशाली हो गया कि इसकी तुलना दूसरे दर्जे के जादुई हथियार से की जा सकती है। इतने शक्तिशाली शरीर के साथ वह हमारे राजाओं में तीसरे स्थान पर हैं। विपिन ने अकेले में सिर हिलाया। वह इस बारे में बहुत स्पष्ट थे कि एक योद्धा के लिए एक शक्तिशाली शरीर कितना महत्वपूर्ण है। आखिरकार उसका अपना शरीर भी संत क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच भयानक और असाधारण था। उनके शरीर में सुधार हो रहा था। यद्यपि मैं केवल संत क्षेत्र में हूँ, मेरे शरीर की तुलना एक मध्यम तृतीय श्रेणी के जादुई हथियार से की जा सकती है, जो अन्य राजाओं की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। इससे भी अधिक, मेरा शरीर स्वर्गीय निर्माण कौशल के कारण संभावनाओं से भरा है। मुझे आश्चर्य है कि मैं कितने वज्रपात करने में सक्षम हो पाऊंगा। अपेक्षा के साथ विपिन विचार को आत्मसात करना। सर, मैं बाहर इंतजार करूंगा, एक रक्षक ने कहा और फिर चला गया। बैंगनी स्वर्ग वज्र।
विपिन ने चमकती आंखों से यूनिवर्सल थंडरबोल्ट पूल को देखा, फिर वह पूल में उड़ गया। उसने तुरंत अपने चारों ओर पर्पल हेवन वज्रपात को महसूस किया। प्रत्येक वज्र शक्तिशाली था, लेकिन उनमें आक्रामक शक्ति का अभाव था, अन्यथा वह इन वज्रों से टुकड़े टुकड़े हो गया होता। चलो भी। विपिन तुरंत अपने पैरों को क्रॉस करके पूल के अंदर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सीधे पर्पल हेवन थंडरबोल्ट को अवशोषित करते हुए स्वर्गीय निर्माण कौशल का संचालन करना शुरू कर दिया। वज्र के उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद उसे तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। वज्र ने उसकी हड्डियों को बुरी तरह से तोड़ दिया और 8 असाधारण मेरिडियन अंततः एक बैंगनी शक्ति में बदल गए और उसके शरीर में विलीन हो गए। अच्छा। विपिन के चेहरे पर मुस्कान थी जब पर्पल हेवन थंडरबोल्ट उनके शरीर को मजबूत कर रहा था। बिजली के झटके की अनुभूति ने उन्हें तरोताजा कर दिया। उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। पलक झपकते ही उसने पहले पर्पल हेवन थंडरबोल्ट को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था। बस यही विपिन हैरान रह गया। उसने सोचा कि पर्पल हेवन थंडरबोल्ट से अपने शरीर को मजबूत बनाना कठिन होगा और इसके साथ कुछ दर्द भी हो सकता है, लेकिन यह वास्तव में बहुत आसानी से हो गया। उसे साफ महसूस हुआ कि उसका शरीर पहले से अधिक मजबूत हो गया है। चलो इसे फिर से करते हैं, विपिन ने उम्मीद से कहा। उसने तुरंत दूसरे पर्पल हेवन थंडरबोल्ट को अवशोषित करना शुरू कर दिया। ये भी आसानी से हो गया। फिर तीसरा वज्रपात हुआ। विपिन ने पाया कि उसके लिए वज्र को अवशोषित करना बहुत आसान था। आमतौर पर लॉर्ड्स 7 या 8 पर्पल हेवन थंडरबोल्ट को अवशोषित कर सकते थे, लेकिन सेंट रियल्म विशेषज्ञ विपिन ने पहले ही आसानी से 10 को अवशोषित कर लिया था। यह उसके लिए केक का एक टुकड़ा था। जब तक विपिन ने वज्रपात को अवशोषित कर लिया, तब तक सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहा। 10 पर्पल हेवन वज्र, लेकिन मैं अपनी सीमा तक नहीं पहुंचा हूं। युवराज ने 15 वज्रों को अवशोषित किया, जो अब तक सबसे अधिक था। मैं कोई स्वामी नहीं हूं, लेकिन मैं उनसे अधिक वज्रों को अवशोषित करने में सक्षम हो सकता हूं। उन्होंने तुरंत अपना काम जारी रखा। 11वां वज्र, 12वां वज्र, 15वां वज्र। उसने 15 पर्पल हेवन थंडरबोल्ट को अवशोषित कर लिया और युवराज को पकड़ लिया, लेकिन फिर भी उसे लगा कि यह आसान है। फिर 16वां वज्र, 17वां वज्र। समय उड़ गया। विपिन ने खुद को पर्पल हेवन थंडरबोल्ट को अवशोषित करने में डुबो दिया और समय का एहसास खो दिया। अंततः उसने अपनी आंखें खोलीं। मेरा पेट भर गया है और मैं अब पर्पल हेवन थंडरबोल्ट को अवशोषित नहीं कर सकता, विपिन ने सोचा। इस बिंदु पर वह यूनिवर्सल थंडरबोल्ट पूल से बाहर निकल गया। पूल के किनारे खड़े होकर विपिन ने अपने हाथ भींच लिए और उसमें से शक्तिशाली शक्ति का प्रवाह महसूस किया, और वह पहले से भी अधिक मजबूत लग रहा था। 37 वज्र, विपिन ने अपनी आंखों में उत्साह की लहर के साथ सोचा। ये सच था कि उसके शरीर की अंतिम सीमा तक पहुंचने से पहले उसने 37 पर्पल हेवन थंडरबोल्ट को अवशोषित कर लिया था। 37 वज्रपात। विपिन ने युवराज से 2 गुने से अधिक 37 वज्रों को अवशोषित किया।